हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकंड ईयर के फर्स्ट पेपर प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं की सेकंड यूनिट संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान के अंतर्गत आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर अध्ययन करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत व नियंत्रण तथा संतुलन। देखिए, सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का कार्य है देश के लिए कानून का निर्माण करना। कार्यपालिका उन कानूनों को क्रियान्वित करती है और शासन कार्य को संचालित करती है। जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका उन कानूनों के अनुसार निर्णय करती है। तो सरकार के ये जो 3 महत्वपूर्ण अंग हैं, इन 3 अंगों का आपसी संबंध कैसा होना चाहिए, इसी आधार पर विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। उसमें जो सबसे प्रमुख सिद्धांत है वो सिद्धांत है मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। मॉन्टेस्क्यू ने जो हमें शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया है वो इस विचार पर आधारित है कि निरंकुश व्यक्तियों के मिल जाने से व्यक्ति भ्रष्ट हो जाते हैं और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगते हैं। इनका मानना था कि जैसे सरकार के 3 अंग हैं, तो प्रत्येक अंग के द्वारा पृथक पृथक रूप से कार्य करना चाहिए और एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अर्थात यदि सरकार का प्रत्येक अंग पृथक पृथक कार्य करता है, वो कहलाता है शक्तियों का पृथक्करण। जैसे इनका मानना है कि व्यवस्थापिका का काम कानून बनाना होना चाहिए, कार्यपालिका उन कानूनों को क्रियान्वित करे और उनके अनुसार शासन चलाए तथा न्यायपालिका उन कानूनों के अनुसार निर्णय करे। मॉन्टेस्क्यू ने कहा था कि सरकार के तीनों अंगों में से प्रत्येक अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होना चाहिए, उसे अपने कार्य क्षेत्र तक ही सीमित रहना चाहिए और उसके द्वारा दूसरे अंग के कार्यों को प्रभावित करने या उस पर नियंत्रण स्थापित करने की चेष्टा नहीं की जानी चाहिए। यही कहलाता है शक्तियों का पृथक्करण। सरल शब्दों में बताना चाहूंगी कि शासन से संबंधित शक्तियां सरकार के 3 अंगों में विभाजित है: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और सरकार के तीनों अंगों के द्वारा अपने अपने कार्यों को करना और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करना ही शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहलाता है। अब हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के संदर्भ में। देखिए, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के निर्माता थे, वो अमेरिका में एक सीमित शासन की स्थापना करना चाहते थे। उनका विश्वास था कि जो शासन चलाने की शक्तियां हैं वो तीनों अंगों में पृथक पृथक होनी चाहिए। वे मानते थे कि यदि शासन अत्यधिक शक्तिशाली होगा तो वो नागरिक स्वतंत्रताओं पर आघात पहुंचा सकता है, नागरिक स्वतंत्रताओं का हनन हो सकता है। तो इस कारण उन्होंने सबसे पहले, जब हम अमेरिका के संविधान की विशेषताओं का अध्ययन कर रहे थे, तो उन्होंने संघीय शासन प्रणाली को अपनाया। ठीक है, मौलिक अधिकारों की भी व्यवस्था की। वो चाहते थे कि जो शक्तियां हैं वो निरंकुश ना हो जाए। इसी के साथ जो संविधान निर्माता थे वो मॉन्टेस्क्यू के शक्ति विभाजन सिद्धांत से भी बहुत अधिक प्रभावित थे। उनका विश्वास था कि जितनी अधिक शक्ति होती है उतनी ही अधिक उसके दुरुपयोग की आशंका होती है। तो शक्तियों का दुरुपयोग न हो, तो इस कारण अमेरिकी संविधान निर्माताओं का मानना था कि व्यवस्थापिका का काम कानून बनाना होना चाहिए, कार्यपालिका उन कानूनों को क्रियान्वित करे
तथा जो न्यायपालिका है उन कानूनों के अनुसार निर्णय करे। तो इसी सिद्धांत को अमेरिकी संविधान निर्माताओं के द्वारा अपनाया गया, या हम कह सकते हैं कि अमेरिका के द्वारा शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है। जैसे अभी मोंटेस्क्यू ने क्या कहा है कि यदि व्यवस्थापिक और कार्यपालिका की शक्तियां एक ही हाथों में केंद्रित हो जाए तो कोई स्वतंत्रता नहीं रह सकती। इसी तरह यदि न्याय संबंधी शक्ति को व्यवस्थापिका या कार्यपालिका शक्ति से पृथक नहीं किया जाता तो भी स्वतंत्रता संभव नहीं हो सकती। और यदि एक ही व्यक्ति या समुदाय तीनों काम करने लगे तो स्वतंत्रता बिल्कुल नष्ट हो जाएगी और राज्य अपनी मनमानी करने लगेगा। तो मोंटेस्क्यू के इसी सिद्धांत से प्रभावित होकर अमेरिका में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है। देखिए, प्रोफेसर ऑग ने लिखा है कि अमेरिकी सरकार की, जिसमें राष्ट्रीय राज्यों की और स्थानीय सरकार शामिल है, कोई और विशेषता इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितने की शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, और जिसके साथ नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था सावधानी से शामिल की गई है। देखिए, जो अमेरिका के संविधान निर्माता थे वे जॉन लॉक के राजनीतिक दर्शन से बहुत अधिक प्रभावित थे, और जॉन लॉक व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसकी सर्वोच्चता पर बहुत बल देते थे। तो अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने यह निश्चय किया कि शासन के तीनों अंग अलग अलग कार्य करें, जिससे शक्ति का अत्यधिक एकत्रीकरण न हो पाए तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता पर आघात न होने पाए। इसलिए जब हम अमेरिका के संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं तो हम देखेंगे कि सरकार के तीनों अंगों के पास पृथक पृथक शक्तियां हैं। तीनों अंगों को एक दूसरे से स्वतंत्र रखने का प्रयास किया गया है और यह देखा गया है कि वो एक दूसरे के कार्यों को प्रभावित ना करें। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि अमेरिका के संविधान में क्या व्यवस्था की गई है। देखिए, जो अमेरिकी संविधान का जो प्रथम अनुच्छेद है उसमें लिखा गया है कि संविधान में प्रदान की गई समस्त व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां एक कांग्रेस में निहित होंगी। यानी कि बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि कानून निर्माण की शक्तियां कांग्रेस में निहित होंगी। आपको मैं एक बार फिर बताना चाहूंगी कि वहां व्यवस्थापिका को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। जैसे भारत में व्यवस्थापिका को पार्लियामेंट या संसद के नाम से जाना जाता है, ठीक वैसे ही अमेरिका में उसे कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। और प्रथम अनुच्छेद में क्या लिखा गया है कि संविधान में प्रदान की गई व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां एक कांग्रेस में निहित होंगी। इसी तरह अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 2 का खंड 1 में लिखा है कि समस्त कार्यपालिका शक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति में निहित होंगी। और अनुच्छेद 3 के खंड 1 में लिखा है कि न्याय संबंधी समस्त शक्ति एक सर्वोच्च न्यायालय तथा नीचे के न्यायालयों में निहित होंगी, जिन्हें कांग्रेस समय समय पर प्रतिष्ठित व स्थापित करेगी। तो इस तरह हम देखते हैं कि अमेरिका के संविधान में शक्ति पृथक्करण के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। संविधान का प्रारंभ ही इस ढंग से होता है कि कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं, व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां कांग्रेस में निहित हैं और न्यायपालिका संबंधी शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय और उनके अधीनस्थ न्यायालयों में के अधीन हैं। तो सरकार के तीनों अंगों की शक्तियों को बिल्कुल पृथक पृथक कर दिया गया है, केवल इसी कारण से कि वहाँ के जो नागरिक हैं उनकी स्वतंत्रता अक्षुण्ण बनी रहे, मौलिक अधिकार की रक्षा की जा सके और जो सरकार के अंग हैं वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर सकें। अब हम देखते हैं कि व्यवहार में अमेरिका में शक्ति पृथक्करण को किस रूप में अपनाया गया है।
देखिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अमेरिका के संविधान में शासन के तीनों विभागों को पृथक पृथक ही नहीं कर दिया गया, बल्कि एक दूसरे से स्वतंत्र करने का भी प्रयास किया गया। सबसे पहले देखो कि जो वहाँ का राष्ट्रपति है वो जनता का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि है और उसे अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए कांग्रेस पर निर्भर नहीं रहना होता। अब आप देखिए, भारत में जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के कारण अमेरिका का राष्ट्रपति अपने कार्यों के कारण कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। उसी तरह कांग्रेस के दो सदन हैं, सीनेट और प्रतिनिधि सभा। तो सीनेट और प्रतिनिधि सभा के सदस्य जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और जो वहाँ का जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। उसमें सीनेट और प्रतिनिधि सभा का कोई भी रोल नहीं होता। इसी तरह जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो सीनेट के अनुसमर्थन पर राष्ट्रपति द्वारा होती है, लेकिन फिर उसमें भी योग्यता के मापदंड को ध्यान में रखा जाता है। इसी तरह हम आगे देखते हैं एक अन्य एग्जाम्पल कि अमेरिका में कोई भी नागरिक व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका सरकार के इन तीनों अंगों में से किसी एक अंग की सदस्यता ही प्राप्त कर सकता है। जैसे भारत में क्या है, भारत में जो हमारा मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए लोकसभा या के व्यवस्थापिका का सदस्य होना अनिवार्य है, ठीक है। लेकिन अमेरिका में ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है। कोई भी नागरिक या तो वो कार्यपालिका का मेंबर हो सकता है या व्यवस्थापिका का या फिर वो न्यायपालिका का। यदि कांग्रेस के किसी सदस्य को मंत्री परिषद का सदस्य या न्यायाधीश के पद पर उसको नियुक्त किया जाता है तो पद ग्रहण करने से पूर्व उसे अब कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र देना पड़ेगा। इसी तरह एक और एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी कि जैसे वहाँ व्यवस्थापिका का कार्यकाल, कार्यपालिका का कार्यकाल बिल्कुल डिफरेंट है। जो प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 वर्ष है, सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है और राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष है। और यदि हम न्यायाधीश की बात करते हैं तो उनकी नियुक्ति जीवन पर्यंत के लिए होती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि सभी का कार्यकाल पृथक पृथक है और स्थायी है। जो राष्ट्रपति है वो कांग्रेस के किसी भी सदन को समय से पूर्व भंग नहीं कर सकता और जो कांग्रेस है वो केवल महाभियोग की प्रक्रिया के आधार पर ही राष्ट्रपति अथवा न्यायाधीशों को पदच्युत कर सकती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि व्यवहार में भी अमेरिका में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को लागू करने का प्रयास किया गया है। सरकार के 3 अंग हैं, तीनों अंग अपने अपने कार्यों के लिए एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी नहीं है। तीनों के कार्यकाल पृथक पृथक है, स्थायी कार्यकाल है उनका और उन्हें बहुत सरल तरीके से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। तो हम कह सकते हैं कि अमेरिकी संविधान निर्माता मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत से प्रभावित थे और उन्होंने इस कारण वहाँ पर अपने देश में भी शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को लागू करने का प्रयास किया गया। देखो, कांग्रेस की स्थिति स्वतंत्र है, राष्ट्रपति उसका विघटन नहीं कर सकता, न्यायपालिका की स्थिति भी स्वतंत्र है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कांग्रेस करती है यद्यपि, और उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, पर एक बार पद धारण करने के बाद न्यायाधीश को महाभियोग की दुष्कर प्रक्रिया का सहारा लिए बिना नहीं हटाया जा सकता। तो इस प्रकार अमेरिकी संविधान की व्यवस्था के अनुसार शासन के विभिन्न अंग पृथक पृथक ही नहीं है, वरना वे परस्पर स्वतंत्र भी हैं। फाइनर ने क्या कहा है कि अमेरिका का संविधान जानबूझकर एवं प्रयास करके शक्तियों के पृथक्करण पर एक विस्तृत निबंध बनाया गया था, यानी कि वहाँ पर
शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को लागू करने का पूर्ण प्रयास किया गया। अब जो नेक्स्ट एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है वो है नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत। मैंने प्रारंभ में बताया था कि शक्ति पृथक्करण के साथ साथ हम नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत का भी अध्ययन करेंगे। तो अब आता है अमेरिका के संविधान में नियंत्रण और संतुलन। इससे क्या अभिप्राय है कि यद्यपि संविधान निर्माताओं के द्वारा सरकार के तीनों अंगों को एक दूसरे से पृथक कर दिया था, एक दूसरे से स्वतंत्र कर दिया था, लेकिन अमेरिकी संविधान निर्माताओं को इस बात का आभास था कि यदि तीनों अंगों को एक दूसरे से पूर्णतः यदि पृथक कर देते हैं तो भी वो अंग निरंकुश हो जाएंगे और तीनों अंगों में आपसी तालमेल नहीं रह पाएगा, जिस कारण से शासन व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन नहीं हो सकता। तो उन्होंने क्या किया, शक्ति पृथक्करण के साथ साथ नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को भी साथ में लिया। नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत का आशय है कि शासन के विविध अंग एक दूसरे की शक्तियों को इस प्रकार नियंत्रित करें कि शक्तियों का संतुलन स्थापित हो और सरकार का कोई भी अंग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करे। देखिए, आज हम दो सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। एक तो आ रहा है शक्ति पृथक्करण, जिसमें मैं आपको बता रही हूं कि सरकार के तीनों अंग एक दूसरे से पृथक और स्वतंत्र हैं। दूसरा सिद्धांत आ जाता है नियंत्रण और संतुलन, जिसमें कहती हूं कि तीनों अंगों का एक दूसरे पर नियंत्रण होना चाहिए। तो इस तरह हम क्या देखते हैं कि शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण तथा संतुलन, ये दो सिद्धांत ऊपर से देखने पर परस्पर विरोधी प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये सिद्धांत परस्पर विरोधी नहीं है। शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दोनों सिद्धांतों को अमेरिकी संविधान निर्माता साथ लेकर चले हैं। अब अमेरिका के संविधान में नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को किस रूप में अपनाया गया, उसको हम विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे सर्वप्रथम आता है कांग्रेस की शक्ति पर नियंत्रण, या हम कह सकते हैं व्यवस्थापिका पर नियंत्रण। देखो, कांग्रेस का कार्य है कानून का निर्माण करना और वो कानून निर्माण के क्षेत्र में स्वतंत्र भी है, लेकिन कार्यपालिका को विलंबकारी निषेधाधिकार और जेबी निषेधाधिकार प्राप्त है। अर्थात कांग्रेस के द्वारा विधेयक पारित होता है वो तभी कानून का रूप धारण करेगा जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेगा। राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है, लेकिन वो कुछ समय के लिए उस विधेयक को अपने पास रख सकता है, जिसे हम कहते हैं विलंबकारी निषेधाधिकार। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति को पॉकेट वीटो का भी अधिकार है, जेबी निषेधाधिकार भी प्राप्त है। तो ये जो दो निषेधाधिकार हैं वो कांग्रेस की शक्ति पर कुछ न कुछ अंकुश लगाते हैं। इसके अतिरिक्त जो अमेरिका है का जो राष्ट्रपति है वो कांग्रेस को संदेश भेजकर, राष्ट्र के नाम अपील प्रसारित करके, कांग्रेस सदस्यों पर विभिन्न अनुग्रह करके और एक विशेष राजनीतिक दल के नेता के रूप में भी कानून निर्माण के कार्य को प्रभावित कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति कानून निर्माण की शक्ति को प्रभावित कर सकता है, तो साथ में सर्वोच्च न्यायालय भी कर सकता है। यदि कांग्रेस के द्वारा किसी ऐसे विषय पर कानून बनाए जाते हैं जो संविधान के अनुकूल नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ऐसे कानूनों को अवैधानिक घोषित किया जा सकता है। इसी तरह राष्ट्रपति की भी शक्तियों पर नियंत्रण है। यद्यपि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान है, लेकिन वो भी प्रशासनिक शक्तियों में मनमानी नहीं कर सकता। जो धन की स्वीकृति है वो कांग्रेस से लेनी होती है राष्ट्रपति को, ठीक है। इसके अतिरिक्त युद्ध की घोषणा करना या किसी दूसरे देश के साथ संधि करना, तो उसमें भी सीनेट की स्वीकृति अनिवार्य है। यानी कि राष्ट्रपति द्वारा किए गए समझौते और संधियों की पुष्टि सीनेट के द्वारा अपने 2/3 बहुमत से की जानी आवश्यक है, ठीक है।
इसी तरह हम आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति को बड़े बड़े पदों पर नियुक्ति करने का अधिकार है, लेकिन राष्ट्रपति अपनी शक्ति का दुरुपयोग न कर सके, इसलिए यह व्यवस्था की गई है कि नियुक्तियों पर सीनेट की स्वीकृति आवश्यक है। साथ ही कांग्रेस महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय का भी राष्ट्रपति की शक्तियों पर नियंत्रण है। यदि राष्ट्रपति के द्वारा कुछ ऐसा कार्य किया जाता है जो संविधान के अनुकूल नहीं है, तो वो उस कार्य की जांच करके उसको अवैध घोषित कर सकता है। इसी तरह न्यायपालिका की शक्तियों पर भी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के द्वारा सीमित नियंत्रण रखा गया है। कांग्रेस के द्वारा न्यायाधीशों की संख्या और उनके वेतन निश्चित किए जाते हैं और राष्ट्रपति सीनेट की सहमति से न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि यद्यपि अमेरिका में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है, लेकिन तीनों अंग अपनी अपनी शक्ति या अपने अपने विभागों में निरंकुश ना हो जाएं, तो साथ में नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को भी अपनाया गया है। कांग्रेस के दोनों सदनों का एक दूसरे पर नियंत्रण, कानून निर्माण के क्षेत्र में कांग्रेस के दोनों सदनों को लगभग इसके अतिरिक्त राज्य है, जैसे मैं अभी ये बता रही हूँ कि दो राज्य और केंद्र सरकारें भी एक दूसरे पर नियंत्रण रखती हैं। तो मैं अपने अंत में कह सकते हैं कि जो अमेरिका का संविधान है वो शक्ति पृथक्करण के साथ साथ नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत का एक अनूठा उदाहरण है। धन्यवाद।